वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज है, जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, जिसे ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करके अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप सभी लोगों ने इसका सीजन 1 या सीजन 2 नहीं देखा है तो गाइस प्लीज आप उसे भी चेकआउट जरूर करिएगा। एपिसोड के शुरू होने से पहले गाइस मैं आपसे कुछ बात और भी करना चाहती हूँ। अगर आप लोग एडवेंचर या फैंटेसी मूवी के लवर्स हैं तो गाइस आप मेरे मेन चैनल यानी कि प्रतीक्षा नागर के चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा। वहाँ पे आपको कई सारी फैंटेसी मूवी मिलेगी। इसी के साथ में गाइस मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है गाइस एनिमेटेड मूवी एक्सप्लेनर। वहाँ पर गाइस आपको कई सारी सीरीज मिल जाएंगी। अगर अब तक आपने उन चैनल्स में से किसी को भी विजिट नहीं किया है तो गाइस एक बार उन चैनल्स को जरूर विजिट करिएगा। आते हैं हमारी मेन स्टोरी लाइन पे, जहाँ स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे बच्चे एक साथ में मॉल के अंदर खड़े थे। वहीं पे एल को एकदम से पैर के अंदर बहुत जोर से दर्द होने लगता है और वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। सभी लोग जब उसकी पट्टी हटा के देखते हैं तो उसका पूरा पैर सड़ गया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में इस सीजन के लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ पर सभी लोग अब एल के पैर को ठीक करना चाहते थे। इसी कारण जॉन जाके एक काउंटर से एक नाइफ को लेता है, उसे गर्म करता है ताकि वो एल के पैर के अंदर एक कट लगा के जो भी चीज अंदर है उसे बाहर निकाल सके। लेकिन ऐसा करने के साथ में ही एल को हद से ज्यादा दर्द होने लगता है और एल उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसी कारण वो जॉन को रोकती है और कहती है कि वो ये काम खुद करेगी और खुद के पावर से जो भी उसके पैर के अंदर है उसे बाहर निकालेगी। एल अपनी पावर का पूरा यूज करती है और अपने पैर के ऊपर खुद पावर यूज करके उस चीज को बाहर निकालती है। तब हमें पता चलता है कि जब माइंड फ्लेयर ने एल के पैर के ऊपर अटैक किया था, उसे पकड़ा था, तो उसका एक छोटा सा पार्ट एल के पैर के अंदर ही रह गया था। ऊपर से वो चीज जिंदा भी थी जो कि एल की बॉडी के अंदर चल रही थी। इधर वो चीज आगे बढ़ती है और तभी हम देखते हैं कि हॉपर आके अपने पैर से उसे कुचल देता है। इसी के साथ में अब सारे लोग एक साथ में थे। सबके पास में अपनी अपनी अलग अलग बातें थी, यानी कि स्टीव और रॉबिन डस्टिन और एरिका के साथ में रशियन लैब के बारे में पता लगा चुके थे। इसी के साथ में हॉपर और जॉयस मिलके एक बड़ी सी मशीन के बारे में पता लगा चुके थे। साथ ही साथ माइक, डस्टिन, विल, एल और मैक्स को पता चला था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। मरी यहाँ पे बाकी के लोगों को समझाता है मैप के थ्रू कि कैसे एलेक्सी ने बताया है कि एक मशीन है जो कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल रही है और इन लोगों को मिलके उसे बंद करना है। वहाँ की चाबियां एक लॉकर के अंदर है, उन चाबी को लेकर जाना और उस मशीन के अंदर डाल के उसे परमानेंटली बंद कर देना है। लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके पास जो मैप था वो एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं था, बल्कि हाथ से बनाया गया मैप था। तो हो सकता है कि जिस रास्ते से ये जाएंगे वहाँ से मशीन तक जाने में काफी टाइम लग सकता है। तभी वहाँ पे एरिका और डस्टिन आते हैं और वो बोलते हैं कि आप लोग जितना सोच रही है उतना आसान नहीं है। वहाँ तक जाने के लिए 500 मीटर की दूरी है और आप वहाँ पर कभी भी नहीं जा सकते हैं। हॉपर जान नहीं पाता कि आखिर ये बच्ची कौन है। तब यहाँ पे डस्टिन और एरिका मिलके क्लियर करते हैं कि कैसे ये दोनों मिलके अभी जस्ट उस रशियन के लैब से आए हैं। इन दोनों ने मिलके वो सारे सफर को एयर डक्ट के थ्रू पार किया था। अगर ये लोग एयर डक्ट के थ्रू ही अंदर जाएंगे तो ये लोग जल्दी पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ अपने काम को आसानी से भी पूरा कर सकते हैं। डस्टिन को पूरा रास्ता पता था, इसी कारण वो साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन हॉपर डस्टिन को साथ ले जाने से मना कर देता है। लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेट करना भी इतना आसान नहीं था। तब डस्टिन कहता है कि उसके पास एक ऐसा फ्रीक्वेंसी का रेडियो है जो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकता है, कितनी भी दूरी से। इसके लिए डस्टिन को उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे उसने अपने रेडियो का सेटअप किया था। यहाँ फिर से अलग अलग टीम बढ़ जाती है, यानी कि हॉपर, जॉयस और मरी जाने की कोशिश करते हैं रशियंस की लैब के अंदर। यहाँ पे स्टीव रॉबिन के साथ में डस्टिन और एरिका को लेके उसी ग्राउंड पे जाने के लिए निकलता है जहाँ पे उन्होंने सेटअप किया था। मरी अपने घर की चाबी बच्चों को देता है, यानी कि विल, माइक, ल्यूकस, एल और मैक्स एक साथ में थे। जॉयस को डर लगता है कि वो अपने बेटे विल को छोड़ के जा तो रही है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन विल कहता है कि हमें बस यहाँ से घर ही जाना है, हमें कुछ भी नहीं होगा, आप यहाँ से अच्छे से जाइए। यहाँ पे हॉपर भी काफी टाइम बाद एल से मिला था। ये दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करते हैं और हॉपर एल से वादा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा उससे मिलने के लिए और जल्दी इन सारी चीजों को वो खत्म भी कर देगा। हॉपर जाने से पहले माइक को कहता है कि एल का ध्यान जरूर रखना। हालांकि हॉपर माइक से चिढ़ता बहुत था, लेकिन आज एल का अगर कोई ध्यान रखने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइक ही था। यहाँ हॉपर, जॉयस और मरी रशियंस लैब जाने के लिए तैयार थे। मरी पहले इन दोनों को समझा चुका था कि रशियंस में तुम्हें बात करना नहीं आता है, इसी कारण अगर तुम्हें बाई चांस कोई भी रशियन सोल्जर रोकता है तो बस स्माइल करके अपने फेस को हिला देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ जॉन और नैन्सी एक साथ में थे। इनका काम था बच्चों को लेकर घर पहुंचने का, लेकिन कार इनसे चालू नहीं हो रही थी क्योंकि इसके अंदर से एक केबल गायब थी। उस केबल को चेक करने के लिए ये दोनों जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो मैक्स को वहाँ पे दूर से ये गाड़ी दिखाई देती है। असल के अंदर उस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं बल्कि बिली था, जो कि इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। यहाँ पर अब जॉयस, हॉपर और मुरी तीनों एक लिफ्ट के अंदर थे और वहाँ पर भी जॉयस और हॉपर के बीच में कुछ बहस हो जाती है। मुरी फिर से
से इन दोनों को चुप कराता है और लिफ्ट के नीचे आते ही इन लोगों को पहले ही पता था कि रशियंस के लोग इन लोगों का वेलकम करने के लिए पहले से ही खड़े होंगे। और नीचे आते ही यहाँ पे रशियंस के लोगों के हाथ में काफी सारी गन्स थी जो कि इन्हें शूट करने ही वाले थे कि तभी मरी ने अपने हाथ ऊपर करे और पेपर्स को दिखाते हुए बोलता है कि हम यहाँ के एम्प्लॉयज हैं, साइंटिस्ट ने हमें एंड मूवमेंट पे बुलाया है, इसी कारण हम जिस मूवमेंट के अंदर थे उसी मूवमेंट पे हमें यहाँ आना पड़ा। मुरी को तो यहाँ पे रशियंस बोलना आती थी, इसी कारण ये लोग उसे सुन रहे थे, लेकिन बिलीव नहीं होने के कारण वो लोग इन्हें पकड़ने ही वाले थे। लेकिन हॉपर इतना देर वेट नहीं करने वाला था, उसने एक गन उठाई और एक एक करके सबको वहीं पे मार डाला। यहाँ स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और एरिका एक साथ में थे। डस्टिन इन लोगों को गाइड कर रहा था, लेकिन स्टीव को पता था कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, इसी कारण वो बात नहीं मानता। लेकिन डस्टिन के कहने पे उसे रास्ता मोड़ना पड़ता है और तभी वहाँ पे ग्राउंड का रास्ता निकल जाता है जो कि आज से पहले स्टीव ने कभी नहीं देखा था। खड़ी चढ़ाई होने के कारण गाड़ी ऊपर तक नहीं चढ़ती और आधे रास्ते के अंदर ही बंद हो जाती है। वहाँ से इन लोगों को बाहर निकल के पैदल ही ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ बाकी सारे बच्चों को पता था कि इन लोगों को एक केबल की जरूरत है। तभी यहाँ पे नैन्सी और जॉन देखते हैं कि इनके सामने वाली एक गाड़ी है। अब ये लोग उस गाड़ी को तो चला नहीं सकते थे, लेकिन इन्हें गाड़ी की जरूरत नहीं थी बल्कि केबल की जरूरत थी। अगर इस गाड़ी के अंदर से इन्हें केबल मिल जाती है तो ये अपनी कार के अंदर से यहाँ से जा सकते थे। इसी कारण सब लोग एक साथ मिलकर उस कार को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार सीधी नहीं हो पाती। तब यहाँ पे एल सबको साइड करती है और अपने पावर्स का यूज करने लगती है, लेकिन एल को पता चलता है कि वो अपनी पावर्स को बिल्कुल यूज नहीं कर पा रही है। कार जरा सी भी नहीं हिल पा रही है। यहाँ हॉपर ने जिन रशियंस गार्ड को मारा था उन्हीं के ये तीनों कपड़े पहन के एक शटल के अंदर आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें फिर से एक गार्ड मिलता है। मरी यहाँ पर एक गार्ड से बातें करने लगता है ताकि उसे बिल्कुल भी शक ना हो, और उसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं। असल के अंदर जॉयस इनके पीछे कवर हुए शटल के अंदर ही बैठी थी। ये लोग उस रूम के अंदर थे जहाँ पे प्रीमेथियम के कई सारे एक साथ में जार पड़े थे। वहाँ पे एयर डक्ट को खोला जाता है और अब मरी उसके अंदर जा सकता था, इसी कारण वो एंटर करता है। इतनी देर के अंदर डस्टिन ने भी खुद का रेडियो ऑन कर लिया था और फ्रीक्वेंसी की मदद से वो बात करना शुरू करता है। यहाँ दूसरी तरफ अब जब एल उस कार को सीधा नहीं कर पाई थी तो बाकी सारे बच्चे मिलके कुछ चेयर्स को हाथ में उठा लेते हैं और उसकी मदद से कार को पलटने की कोशिश करते हैं। यहाँ एल डस्टबिन के अंदर से कैन को बाहर निकालती है और उसके ऊपर अपना फोकस दिखाना शुरू करती है, क्योंकि एल ने अपनी प्रैक्टिस से कैन के ऊपर ही पावर दिखाने से शुरू करी थी। तब एल को पता चलता है कि एल के पास अपनी पावर्स नहीं है, उसकी कोई भी पावर काम नहीं कर रही है। तभी यहाँ पे विल को कुछ एहसास होने लगता है और इसी के साथ में मैक्स और बाकी सारे बच्चे जब अपने ऊपर रूफ टॉप पे देखते हैं तो वहाँ पे माइंड फ्लेयर पहुंच चुका था, जो कि उस पूरी रूफ को तोड़ते हुए सीधा नीचे जंप करता है। यहाँ इधर रशियन सोल्जर को पता चल चुका था कि काफी सारे रशियन गार्ड्स मारे गए हैं। इसका मतलब था कि वही हॉपर पुलिस वाला यहाँ पे भी पहुंच चुका है। असल के अंदर ये रशियन गार्ड मरा ही नहीं था, क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। यहाँ पर अब जब मरी आगे बढ़ रहा था तो जॉयस और हॉपर दोनों ऊपर ही थे। अब जब इन दोनों ने इतना टाइम एक साथ बिताया था तो इन दोनों के बीच में भी नजदीकियां आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे थे, क्योंकि दोनों की हालत एक जैसी थी। आखिरकार जॉयस ने कहा कि जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तो हम दोनों वापस से एक बार डिनर पे जाएंगे। डिनर का मतलब सिर्फ डिनर, ये डेट नहीं होनी चाहिए। बातों से तो इनकी लगता है कि ये दोनों सिर्फ एक डिनर ही करना चाहते हैं, लेकिन असल के अंदर ये एक डेट होने वाली थी। यहाँ डस्टिन के बताए हुए रास्ते पे मरी आगे बढ़ता जाता है। इधर स्टीव को दिखाई देता है कि मॉल की सारी लाइट फ्लक्चुएट हो रही है और एक ही साथ में वो बंद भी हो गई है, और वहाँ से आ रही आवाजें जरूर कुछ न कुछ वहाँ पे हुआ होगा। इसी कारण स्टीव रॉबिन के साथ में अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ डस्टिन बार बार में वॉकी टॉकी से सबको आवाजें देने लगता है कि आखिर तुम लोग कहाँ पर हो, मुझे एक बार भी कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा है, मुझे रिटर्न के अंदर कोई तो आंसर करो कि सब लोग कहाँ चले गए। लेकिन सारे के सारे तो एक साथ छुपे हुए थे, क्योंकि माइंड फ्लेयर इन्हें ढूंढ ही रहा था। वहाँ पर मैक्स, माइक और एल एक साथ छुपे हुए थे। यहाँ पे जॉन, नैन्सी, ल्यूकस और विल एक साथ में छुपे हुए थे। तभी माइंड फ्लेयर उसी वॉकी टॉकी को पकड़ता है और वहीं नीचे गिरा के उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इन आवाजों से तो डस्टिन को पता चल ही चुका था कि वहाँ जरूर कुछ बुरा हो रहा है, और साथ ही साथ हॉपर भी सेम फ्रीक्वेंसी पे था, इसी कारण उसे भी आइडिया हो रहा था कि ऊपर क्या चल रहा होगा। यहाँ नैन्सी एक कांच की मदद से देखती है कि माइंड फ्लेयर कहाँ तक पहुँचा है। वहीं पे दूसरी तरफ माइक भी खड़ा होकर देखता है कि ये लोग पीछे के दरवाजे से भाग सकते हैं या नहीं भाग सकते हैं। दोनों ही टीम एक एक करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कुछ आवाज होने के कारण इन लोगों को क्लोथ सेक्शन में घुसना पड़ता है। यहाँ मरी अब डस्टिन के बताए हुए रास्ते के थ्रू उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था। अगर वो इन सिस्टम को क्लोज करेगा तो उस बड़ी सी मशीन को इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाएगी। यहाँ सेम ही टाइम पे मैक्स, एल और माइक भी एक साथ थे। जब यहाँ पे जॉन, नैन्सी, विल और ल्यूकस को पता चलता है कि माइक और उन लोगों को ये माइंड फ्लेयर मारने ही वाला है और माइंड फ्लेयर की आर्म्स धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, वो आर्म जाके एल को ढूंढ ही लेगी। तभी वहाँ पे ल्यूकस उठता है और अपने गुलेल से एक शॉट लगाता है, जिसके कारण माइंड फ्लेयर का पूरा ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। इतनी ही देर के अंदर ये तीनों
तीनों पीछे से भाग जाते हैं। यहाँ अब दूसरी तरफ हर जगह अलार्म बजने शुरू हो चुके थे। इसी कारण हॉपर और जॉयस को इसी टाइम पे बाहर निकलना था। तभी इन लोगों का सामना एक गार्ड से भी होता है, लेकिन मुरी ने जैसा बताया था ये दोनों भी वैसा ही करते हैं, स्माइल देके अंदर की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों उसी सिक्योरिटी रूम के अंदर थे जहाँ पे इन लोगों को कैबिनेट मिलने वाला था। इसका लॉक एक इक्वेशन थी, लेकिन ये इक्वेशन एंटर करने के बाद वो लॉक ओपन ही नहीं होता। तब हॉपर का बहुत दिमाग खराब होता है और वो मुरी को बहुत सुनाता है कि आखिर तुमने क्या बात सुनी थी, एलेक्सी से तुमने सही भी सुना था या गलत सुना था, ये इक्वेशन इस कोड को नहीं खोल पा रही है। जब डस्टिन और एरिका इसी बात को सुनते हैं तो डस्टिन पता लगा लेता है कि ये आखिर किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन डस्टिन को भी सही से उस इक्वेशन के बारे में नहीं पता था। यहाँ जॉन और नैन्सी को वो केबल मिल चुकी थी, इसी कारण वो ल्यूकस और विल के साथ में बाहर आते हैं और गाड़ी को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे बिली बार बार में रेस देता है, मानो कि वो इन्हें उड़ाने के लिए आगे ही आने वाला होता है। नैन्सी अपनी गन लेती है और आगे जाती है और बिली को शूट करने लगती है, लेकिन फिर भी बिली को कुछ नहीं होता और वो गाड़ी की स्पीड तेज कर इन चारों को मारने ही वाला था कि उसी टाइम पे यहाँ स्टीव और रॉबिन भी पहुंच जाते हैं, जो कि अपनी गाड़ी की टक्कर से बिली की गाड़ी को उड़ा देते हैं। बिली की गाड़ी काफी दूर जाके गिरती है और उसमें आग भी लग जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे नैन्सी अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है जिसके अंदर वो स्टीव और रॉबिन को भी बिठा के वहाँ से चली जाती है। और अब ये सारी की सारी चीजें माइंड फ्लेयर भी देख रहा था, इसी कारण माइंड फ्लेयर उस मॉल से निकल के इनके पीछे भागने लगता है। यहाँ पे असल के अंदर डस्टिन ने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करी थी क्योंकि उसे पता था कि उसे इक्वेशन के बारे में कौन बता सकता था। तब हमें एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, यानी कि सूजी, जिसके बारे में डस्टिन ने फर्स्ट एपिसोड से बताया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। सभी को लग रहा था कि वो इमेजिनरी है, लेकिन असल के अंदर सूजी एक लड़की थी जिससे डस्टिन बात करता है। लेकिन सूजी यहाँ पे भड़की हुई थी क्योंकि पिछले एक हफ्ते से डस्टिन ने उससे बात नहीं की थी। डस्टिन यहाँ पे सूजी से वही इक्वेशन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी को नहीं पता था कि ये सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ होके मर्ज हो रही है और सभी लोग उसे सुन सकते हैं। सूजी डस्टिन को कहती है कि अगर तुम गाना गा के नहीं सुनाओगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। एरिका भड़क जाती है और वो कहती है कि जल्दी से इससे इक्वेशन क्यों नहीं पूछते हो। ये बात सूजी सुनती है और उसे लगता है कि कोई लड़की आसपास है। तब डस्टिन कहता है कि नहीं, कोई गलत फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई होगी, तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करो, हम दोनों वहीं पे बात करेंगे। तब डस्टिन सूजी की फ्रीक्वेंसी कॉमन फ्रीक्वेंसी से मिला देता है। इसका मतलब था कि गाड़ी के अंदर बैठ के स्टीव, रॉबिन, नैन्सी, जॉन, विल, ल्यूकस एक तरफ से सुन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से जॉयस और हॉपर सुन रहे थे और तीसरी तरफ से मरी भी सुन रहा था। सबकी इतनी बुरी कंडीशन थी और उसके बीच के अंदर डस्टिन और सूजी एक साथ में रोमांटिक गाना गा रहे थे। दिमाग तो सबका खराब था, लेकिन इन लोगों को गाना तो आखिर सुनना ही पड़ेगा। और गाना खत्म होने के साथ में सूजी वहाँ पे इक्वेशन बताती है और वही चीज हॉपर सुन लेता है। हॉपर फटाफट से उस चीज को एंटर करता है और वहाँ से उसे इस मशीन को बंद करने की चाबियां मिल जाती है। यहाँ पे डस्टिन और सूजी भी बात नहीं कर पाते क्योंकि एरिका इस लाइन को कट कर देती है। यहाँ बिली भी वापस उसी कार में से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो कार पूरी तरीके से जलने लगी थी, लेकिन बिली भी धीरे धीरे करके माइंड फ्लेयर में बदलता ही जा रहा था। इसी टाइम यहाँ पे एल, मैक्स और माइक बाहर निकलते हैं। मैक्स जाके दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन बिली फिर भी वहाँ से बाहर आ जाता है। माइंड फ्लेयर को ये चीज भी पता चल जाती है कि एल बाहर निकल चुकी है, इसी कारण वो कार का पीछा करना बंद कर देता है। यहाँ पे सभी लोगों को वंडर होता है कि आखिर माइंड फ्लेयर हमारे पीछे पीछे आता आता रास्ता क्यों बदल चुका है। तब इन लोगों को लगता है कि ओ शिट, वो मॉल के अंदर गया है और मॉल के अंदर माइक, मैक्स और एल है। यहाँ पे जॉयस और हॉपर, जब इन दोनों को चाबियां मिल चुकी थी तो ये दोनों उसी रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बड़े सी मशीन को ऑपरेट किया जा रहा था। हॉपर गन्स चला के हर साइंटिस्ट को यहाँ से बाहर भेज देता है। जॉयस को यकीन नहीं होता कि जिस दरवाजे को बंद किया गया था आखिर रशियन ने उसे क्यों खोला और वो दरवाजा इन लोगों के सामने खुला हुआ है, जिसके कारण हॉकिंस का हर एक इंसान परेशान होने वाला है। मैक्स यहाँ पे खुद के भाई बिली को रोकने की कोशिश करती है कि आखिर तुम मेरे भाई हो, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, लेकिन बिली पे उस टाइम माइंड फ्लेयर काफी ज्यादा हावी था, इसी कारण वो खुद की बहन को गिरा देता है। माइक को भी जोर से धक्का देके इंजर्ड कर देता है। एल के जबरदस्ती करने के बावजूद भी उसे इंजर्ड करके अपने साथ ही ले जाता है और जाके सीधा हॉल में गिरा देता है। यहाँ पे मरी भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सारी लाइट्स को धीरे धीरे करके बंद करने लगता है। यहाँ जॉयस और हॉपर डिसाइड कर चुके थे कि 3 के काउंट ये दोनों ही चाबियों को घुमाएंगे, लेकिन उसी टाइम पे रशियन सोल्जर पहुंच जाता है और उसके बाद तो हॉपर और इस सोल्जर की बुरी तरीके से फाइट होती है। यहाँ पे दूसरी तरफ बिली एल को नीचे गिराता है और अब उसे कहता है कि सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुमने हमें जिंदा ही नहीं किया होता और अगर उस दिन तुम हमें मिली ही नहीं होती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज मैं सारा बदला लूंगा। मैं पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे सारे दोस्तों को मार डालूंगा। एल देखती है कि उसके पास के अंदर अब माइंड फ्लेयर भी आ चुका है और वो धीरे धीरे करके उस पर अटैक करने ही वाला है। तभी यहाँ पे एल बिली से बात करना शुरू करती है। वो बिली से उसके हर एक मूवमेंट के बारे में बात करती है। यहाँ इस टाइम जॉयस हॉपर और इस रशियन सोल्जर को लड़ते हुए ही देख रही थी, क्योंकि अगर एक साथ दोनों चाबियों को नहीं घुमाया
घुमाया गया तो ये मशीन भी बंद नहीं होगी। यहाँ पे रशियन सोल्जर बुरी तरीके से हॉपर को मार रहा था, लेकिन अब दूसरी तरफ इस माइंड फ्लेयर को हराने के लिए बाकी सारे बच्चे भी पहुंच गए थे, क्योंकि ल्यूकस के पास में बड़े बड़े बॉम्ब थे जो कि वो इस माइंड फ्लेयर को मारने के लिए ही लाया था। ल्यूकस यहाँ पे 4 जुलाई की ऐसी की तैसी बोल के उस माइंड फ्लेयर के ऊपर खूब सारे बॉम्ब फेंकने लगता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सारे उस माइंड फ्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। इसके कारण बिली भी तड़पने लगता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उससे इंजर्ड हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके अब तो बॉम्ब भी खत्म हो रहे थे। यहाँ पे जॉयस देखती है कि रशियन सोल्जर हॉपर को मारने ही वाला था, उसे काटने ही वाला था मशीन से, और ये सारी फ्रीक्वेंसी डस्टिन भी सुन रहा था। इसका मतलब था कि जल्द से जल्द बस उस मशीन को कैसे भी करके बंद किया जाए। तभी जॉयस वहाँ पे खुद का बेल्ट निकालती है और एक चाबी को अपने बेल्ट से लॉक कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ मैक्स को जब होश आता है तो वो माइक को उठाती है और कहती है कि हमें एल को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे एल इस टाइम माइक से बात करती जाती है और उसे हर पुराना किस्सा याद दिलाती है, वो सारे किस्से जो कि उसने अपने वॉइड के अंदर जाकर देखे थे। बिली की जब हर याद एल दोहराती है तो बिली वापस से अपने पुराने टाइम में चला जाता है। धीरे धीरे करके माइंड फ्लेयर बिली की बॉडी से बाहर जाता है, क्योंकि एल बचपन की हर चीजें दोहराने लगती है कि कैसे उसकी मॉम ने कौन सी ड्रेस पहनी थी, बिली उस टाइम पे सर्फिंग कर रहा था, उसके डैड ने बिली के साथ क्या क्या किया, बिली उस टाइम पे कितना खुश था। ये सारी चीजें बिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर चुकी थी और बिली वापस से खुद की बॉडी में आ चुका था। यहाँ दूसरी तरफ हॉपर भी उस रशियन सोल्जर से जीत चुका था, क्योंकि वो रशियन सोल्जर को एक पंच लगाता है और उसके बाद उठा के उसे सीधा उस मशीन में फेंक देता है। इसी कारण वो पूरी तरीके से कट फट जाता है। यहाँ बिली अब खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये माइंड फ्लेयर एल को मारने वाला है, क्योंकि उन बच्चों के पास में अब बॉम्ब भी खत्म हो गए थे। जैसे ही वो माइंड फ्लेयर एल के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी बिली बीच में आ जाता है और वो सारे अटैक को खुद के ऊपर ले लेता है। अब माइंड फ्लेयर को पता था कि बिली उसके कोई काम का नहीं है, इसी कारण वो अपनी तरफ से हर एक आर्म निकालता है और बिली को बुरी तरीके से मार डालता है। यहाँ पे मैक्स अपने आंखों के सामने अपने भाई को मरता हुआ देख रही थी, वो बिली बिली चिल्लाती रहती है, लेकिन उस टाइम तक बिली नहीं जिंदा बच पाता। यहाँ डस्टिन भी जोर से चिल्लाता है कि इतनी देर तक तो बिली ने उसे रोक लिया था, अब अगर उसे किसी ने नहीं रोका तो वो एल को मार डालेगा। इसी कारण जॉयस उन चाबियों को घुमाने ही वाली थी, क्योंकि सामने से हॉपर ने भी इशारा कर दिया था कि वो अब इस जगह से भाग नहीं सकता है। हॉपर ने भी वॉकी टॉकी से सुना था कि अगर जल्द ही इन चाबियों को नहीं घुमाया गया तो वो माइंड फ्लेयर सबको मार डालेगा। नहीं चाहते हुए भी जॉयस को एक ही बार में चाबियों को घुमाना पड़ता है और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। नीचे जितने साइंटिस्ट खड़े थे इवन वो भी जल के मर गए थे, यानी कि हॉपर के तो बचने का कोई चांस ही नहीं था। मशीन के बंद होने के साथ में ही वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। इसका मतलब था कि माइंड फ्लेयर का पूरा कांटेक्ट टूट चुका था और वो बड़ा सा मॉन्स्टर वहीं पे गिर जाता है। मॉल में लगी आग के कारण वो भी जल चुका था। यहाँ मैक्स अपने भाई बिली को देखने के लिए जाती है। कुछ सेकंड तक तो बिली जिंदा था, लेकिन उसके अगले ही पल बिली वहाँ पे मैक्स की आंखों के सामने मर जाता है। सिर्फ एल को बचाने के चक्कर में बिली ने अपनी जान दे दी थी। दूसरी तरफ मरी भी उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जॉयस और हॉपर थे, लेकिन मरी के पूछने पे जॉयस कुछ भी नहीं बता पाती कि आखिर हॉपर कहाँ पर है। और इस जगह पे इतनी तबाही देखने से मरी खुद ही समझ जाता है कि हॉपर जिंदा नहीं बचा है। अब हमें ये भी दिखाया गया था कि जॉयस और हॉपर ने मिलकर डॉक्टर ओन्स को भी कॉल किया था। इसी कारण यहाँ पर यूएस की पूरी आर्मी इकट्ठी हो चुकी थी, जो कि रशियंस को पकड़ने के लिए आए थे। यहाँ पे रशियंस लोग जितने भी सामान ले पाए थे और जितने भी लोगों को इकट्ठा कर पाए थे वो उन चीजों को इकट्ठा करके पीछे के रास्ते से भाग चुके थे जब तक यूएस की आर्मी आने वाली थी। यहाँ से मरी और जॉयस को भी बाहर निकाला जाता है और डॉक्टर ओन्स एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे उस दरवाजे के कारण हॉकिंस तबाह होने के बहुत नजदीक था। जॉयस बाहर आने के साथ में ही अपने बेटे विल को देखती है, जो कि अभी तक तो ठीक था, और विल भी खुद की माँ को जिंदा देख के बहुत खुश था। यहाँ पर एल आगे बढ़ के आती है। एल यहाँ पे हॉपर को ढूंढ रही थी, लेकिन जॉयस को इतना रोता हुआ देख के और अपने आसपास हॉपर को नहीं देख के एल भी समझ जाती है कि हॉपर वहाँ से जिंदा लौट के नहीं आया है। और इसी के साथ में 3 महीने निकल जाते हैं। डॉक्टर ओन्स ने फिर से एक बार बातों को संभाल लिया था। उन्होंने बस यही कहा था कि रशियंस के लोग आके यहाँ पे हॉकिंस के अंदर कब्जा करना चाहते थे, इसी कारण रशिया की कंपनी के सीईओ को पकड़ लिया गया है। सभी लोग धीरे धीरे करके अपने लाइफ को वापस से रीस्टार्ट करते हैं। रॉबिन जो कि स्टीव की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, लेकिन एक दोस्त बन के ये दोनों ही एक साथ एक जॉब करने के लिए जाते हैं। स्टीव को उस प्रोफेशन का ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन रॉबिन के कहने पे अब उसे भी जॉब मिल जाती है। यहाँ साथ ही साथ जॉयस भी शहर को छोड़ना चाहती थी। हॉकिंस में नहीं रहने के कारण वो अपने घर को सेल आउट कर देती है और अब जब एल अकेली थी और हॉपर नहीं होने के कारण वो अब जॉयस के साथ रहने लगी थी। सारे दोस्त मिलके घर की पैकिंग करते हैं। यहाँ पे विल और माइक भी एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। विल अपने सारे टॉयज डोनेट कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके दोस्तों के बिना वो ये गेम्स कभी भी नहीं खेल सकता है अकेले। यहाँ पे जॉनथन और नैन्सी को भी अब अलग अलग होना था। असल के अंदर ये एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, लेकिन घर अलग होने के कारण अब
इन दोनों को भी एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ेगा। ये एक दूसरे से बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे जाके कॉलेज में साथ पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर हम एल को देखते हैं जो कि वापस से अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाती। माइक कहता है कि तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो चुकी हो, आगे आने वाले टाइम में तुम्हारी पावर्स वापस आ जाएंगी और तुम ये सब कुछ कर पाओगी। अब टाइम था कि एल भी जाने वाली थी, लेकिन माइक इस टाइम भी एल से कुछ ज्यादा नहीं कह पाता। ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं और कहते हैं कि कोई क्रिसमस में आ जाएगा तो कोई थैंक्स गिविंग में मिलने के लिए आएगा। लेकिन जाने से पहले एल माइक को कह ही देती है कि वो उसे कितना पसंद करती है और वो उसे हमेशा याद करेगी और खूब सारे लेटर्स लिखेगी। वहीं दूसरी तरफ जॉयस एक ड्रेस को समेट रही थी जिसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है। गाइस, ये वही लेटर था जब हॉपर आके एल और माइक को समझाने वाला था कि कैसे उन दोनों को एक दूसरे के बीच डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन वो लेटर हॉपर ने कभी पढ़ के एल को सुनाया ही नहीं था। तो एल वो लेटर वापस से जॉयस से मांगती कि क्या मैं उसे पढ़ सकती हूँ। एल जब उस लेटर को पढ़ने के लिए बैठती है तो उसमें वही सारी चीजें लिखी हुई थी जो कि हॉपर ने अपने अकॉर्डिंग लिखी थी। साथ ही साथ उसने और भी चीजें लिखी थी कि कैसे एल को अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करनी है। एल के आने के बाद हॉपर की पूरी जिंदगी बदल गई, उसे नए मायने मिले जीने के और एल को भी अब अपना खुद का ध्यान रखना है। कई सारी चीजें बदलनी होगी, कई सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइफ में अच्छी और बुरी कई चीजें मिलेंगी, इन्हीं सब का नाम जिंदगी है। ये आवाज बैकग्राउंड में चल रही थी, वहीं पे इन लोगों की शिफ्टिंग भी चल रही थी। ये मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल था क्योंकि हमें नहीं लगा था कि जॉयस की एक फैमिली इन सभी लोगों को छोड़ के चली जाएगी हॉकिंस से। जाते हुए एल भी गाड़ी में बैठ के अपने फादर का वो लेटर याद करके रो रही थी जिसके अंदर हॉपर अब जिंदा ही नहीं था। माइक घर आके बहुत रोता है अपनी मॉम से गले लग के। यहाँ डस्टिन और ल्यूकस भी ल्यूकस की बहन एरिका को काफी सारे गिफ्ट्स देते हैं। एल सारी चीजें पढ़ पढ़ के याद करती है कि कैसे हॉपर उसको याद करता है, हर एक टाइम उसके बारे में सोचता है। लेकिन अब एल को आगे आने वाले टाइम में अकेले ही रहना है और इसी के साथ आखिर जॉयस अपने घर को खाली करके चली ही जाती है। इस एपिसोड के लास्ट में गाइस हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रशियन की एक जेल दिखाई जाती है। ये लोग किसी आदमी को बाहर निकालने वाले थे, लेकिन एक दरवाजा खोलने के लिए मना कर दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर एक अमेरिकी कैदी था। अब गाइस, अमेरिकी तो किसको बोला जाता है इस पूरे सीजन के अंदर? हॉपर, यानी इन लोगों को ही अमेरिकी बोला गया है। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील हुआ है। हॉपर अभी तक नहीं मरा है। रशियंस जाने से पहले अपने सामान और अपने लोगों के साथ में हॉपर को भी ले गए थे। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि जिस आदमी को बाहर लेकर आया गया था उस आदमी को एक पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है और जब पिंजरा खोला जाता है तो उसके अंदर से एक डेमो डॉग निकल के आता है, वही डेमोगोर्गन जिसे हम फर्स्ट एपिसोड से देखते हुए आ रहे हैं। रशियंस ने एक डेमोगोर्गन को अपने पास ही रख लिया था। फर्स्ट सीजन में हमें पता चला था कि डेमोगोर्गन तब मर गए थे जब दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद हुआ था। सेकंड और थर्ड सीजन के अंदर भी जब दरवाजे बंद हुए थे तो माइंड फ्लेयर जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर भी मारे गए थे। लेकिन ये डेमोगोर्गन जिंदा क्यों है, इससे हमें ये पता चलता है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर ये ऐसा क्रीचर है जिसका माइंड फ्लेयर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड से लेना देना है और ये अभी तक भी जिंदा है। और इसी के साथ में गाइस ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। 2019 के बाद में काफी इंतजार करने के बाद में 2022 के अंदर चौथा सीजन रिलीज हुआ है। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द ही फोर्थ सीजन के अंदर। तब तक के लिए टाटा।